Assalamualaikum aspirants, you are watching the Competitive Scholar. So in this video we are breaking down food sciences in the simplest way possible. Let's get jump together. Next outline is food sciences. So basically first of all we have to know that what is food sciences. ठीक है, फूड से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी फूड साइंस में इंक्लूड होती हैं कि जितने भी हम फूड इनटेक करते हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वो कितनी अमाउंट के अंदर एनर्जी जो है वो यूज़ करते हैं। एनर्जी आपको पता है हमेशा एटीपी की फॉर्म में होती है, तो वो डिफरेंट सर्टेन जो है एलिमेंट्स की सूरत में हो सकती है। जो जितनी भी बैलेंस डाइट प्लांट्स को रिक्वायर होती है या फिर एनिमल्स को रिक्वायर होती है, वो प्रोटीन की फॉर्म में हो सकती है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फाइबर्स और बहुत सारी दीगर जो चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और जो है एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कौन सी होती है कि हम इस तरह की डाइट्स लें, चाहे वो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को भी हम वो वाले न्यूट्रिएंट्स दें, वो वाली फर्टिलाइजर्स दें जो उसको ज़रूरत है, जिसकी उसे डेफिशिएंसी है, ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके और प्रॉपर जो है वो प्रोडक्शन कर सके जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उस प्लांट से। इसी तरह एनिमल्स जो हैं उन्हें भी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। स्पेसिफिकली यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे कि बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है एक हेल्दी पर्सन की लाइफ के अंदर। अ न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट फुलफिल्स ऑल न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द बॉडी। ईच बॉडी नीड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कैलोरीज टू स्टे एक्टिव एंड हेल्दी। जब हम बैलेंस डाइट लेंगे तभी हम हेल्दी रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। A good diet enables us to get all required nutrients without exceeding the recommended calorie intake per day. न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं जो हमें बताते हैं कि न्यूट्रिशन के लिए ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं और एक दिन के अंदर हमें कितनी किलो कैलोरीज एनर्जीज लेनी चाहिए ताकि हम फिट रहें। According to the most recent recommendations, an example of a balanced diet is a balanced meal including vegetables and fruits that must form about half of the human's plate serving, since vegetables and fruits are the healthiest food to eat. Examples of nutrients of balanced diet include the right proportion of minerals, vitamins, carbohydrates, fats, protein and water intake। यानी बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि हम सब कुछ जो है तकरीबन अपनी खुराक के अंदर यूज़ करें जिसके अंदर विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, फैट्स हों और वाटर भी लाजमी हो। कैलोरी इन फूड्स रिप्रेजेंट द एनर्जी। कैलोरी क्या है बेसिकली आप समझ लें कि एनर्जी का यूनिट है जो हम इनटेक करते हैं और फिर यूज़ करते हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए। The human body uses calorie to perform daily activities such as breathing, moving, thinking, walking and vital function। जितने भी सारे काम हैं वो एनर्जी होगी तो ही पॉसिबल हो सकते हैं कि हम उसे परफॉर्म करें, अदरवाइज़ हम इस कैपेबल नहीं होंगे कि हम कोई भी पर्टिकुलर जो एक्शन है वो परफॉर्म कर सकें। The average amount of calorie needed for a person in about 2000 calorie per day to maintain the current weight। ठीक है, 2000 कैलोरीज हमें चाहिए होती हैं तकरीबन एक दिन के अंदर। However, the daily calorie requirement varies according to the person's sex, age, level, physical activity। लेकिन डिपेंड करता है कि कोई बंदा जो है उसकी कितनी एज है, ठीक है, मेल है या फीमेल है और किस तरह का वो काम कर रहा है, तो उसे अकॉर्डिंग जो है वो उसे एनर्जी चाहिए। यानी अगर कोई बंदा बिल्कुल फारिग रहता है, ठीक है, तो उसे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक ले पर्सन है, उसने कुछ नहीं करना, जस्ट वो सांस ले रहा है और जो है वो हल्के फुल्के काम कर रहा है। ठीक है, ज़रा सी चहलकदमी कर ली, उठ गया, बैठ गया, खा लिया, पी लिया, सो लिया, तो उसे तो इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एनर्जी की ज़रूरत तो फिर भी है ना, क्योंकि वो सांस ले रहा है, ठीक है, वॉक कर रहा है या बाकी जितने भी उसके अंदर बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, सोच रहा है कुछ। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि कोई बंदा जो है जिसने ज़्यादा काम करना है फिज़िकली, ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी है, कोई मेहनत वाला काम करना है, तो जितनी ज़्यादा वो मेहनत करेगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसे ज़रूरत होगी कि उसके पास एनर्जी होगी तो ही वो काम कर सकता है, अदरवाइज़ वो काम नहीं कर सकता। ऐसे ही सेक्स पे भी डिपेंड करता है। आप देखा होगा, अपने घर में भी नोट किया होगा कि आदमी जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, औरतों की निस्बत, क्योंकि वो जो है थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, वज़नी काम करते हैं ज़्यादा। इसी तरह एज पे भी डिपेंड करता है। एक छोटा बच्चे की डाइट आप देख सकते हैं कि वो कितनी रोटी खाता है और एक बड़ा आदमी जो है वो कितनी रोटी खाता है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। A healthy balanced diet should contain different vegetables and fruits every day. Starch food with higher fibers like bread, dairy products and their alternatives, protein such as meat, fish, beans and eggs, small amounts of unsaturated fats and about 6 to 8 glasses of fluid। तकरीबन एक दिन के अंदर हमें 6 से 8 गिलास पानी जो है वो लेना चाहिए। अब डिफरेंट बैलेंस्ड डाइट के एलिमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ तरह से हमारी बॉडी के अंदर रोल प्ले करते हैं और मुख्तलिफ सोर्सेज से हम उन्हें ले सकते हैं। पहला फ़ैट्स है। ठीक है, फ़ैट्स का क्या काम है, जितने भी हमारे फूड हैं तकरीबन सबके अंदर फ़ैट्स जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमें हेल्प आउट करते हैं हमारी बॉडी को। आप समझ लें जैसे पेट्रोल हम यूज़ करते हैं ना गाड़ी को चलाने के लिए, ऐसे ही समझे कि फ़ैट्स भी ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए।
द बॉडी कंज्यूम्स फैट्स ऑन फ्यूल सोर्स टू जनरेट एनर्जी, इससे एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, ठीक है। देयरफॉर अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट्स इज नीडेड फॉर अ हेल्दी बॉडी। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ फूड आइटम्स कंटेन फॉर बटर, ऑयल, नट्स, मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब के अंदर क्या होता है, फैट्स। नेक्स्ट है प्रोटीन्स, कि प्रोटीन किस किस फूड में होती है। द मेजर फंक्शन ऑफ प्रोटीन, इसका क्या काम है कि हमारी बॉडी का बिल्डअप करना, ठीक है, नए मसल टिश्यूज़ बनाना और रिपेयरिंग का काम करना। द फूड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड मीट, पोल्ट्री फार्म, फिश, एग्स, टॉफीज़, नट्स, सीड्स एंड बीन्स, इन सब के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। Carbohydrates, these are like fats and proteins and one of the three main nutrients present within most food items, ठीक है। कार्ब्स आर ऑल्सो बॉडी मेजर्स एनर्जी सोर्स, द बॉडी कंसिडर, जितनी हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में, ब्रेड, सीरियल्स में, फ्रूट्स में, डेट्स के अंदर, ठीक है, इन सब के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिच अमाउंट के अंदर पाया जाता है। Vitamins and minerals, also it means vital for life. Vitamins and minerals are essential nutrients necessary for the proper functioning of growth and development of body. Vitamins भी बहुत ज़रूरी हैं ग्रोथ वगैरह के लिए, बड़ी में लिखिए, चेक करते हैं। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। द एसेंशियल विटामिन्स कौन कौन से हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, बी एंड सी। And essential minerals are potassium, calcium, sodium, magnesium, iron, zinc. These are all source for also vitamins and minerals. डिपेंड करते हैं कि किस में कितने जो है मिकदार में पाए जा रहे हैं और फिर हम उसे बॉडी में वाइजली यूज़ करें। फाइबर्स, इट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ कार्ब। फाइबर्स आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है, ठीक है। इट इज़ नॉट एबल टू ब्रेक डाउन। फाइबर्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज वाटर सोल्यूबल। कुछ फाइबर्स इस तरह के होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ इस तरह के होते हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते। Water soluble fibers control cholesterol level in the body, while insoluble fibers help prevent or receive constipation. Constipation से बचाते हैं। Good sources of fibers are bread, rice, oatmeal, lentils, peas, fruits, vegetables and seeds. सिग्निफिकेंस क्या है बैलेंस डाइट की? अब जाहिर यही सिग्निफिकेंस है कि अगर हम अच्छी खुराक लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, ठीक है, तो हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जब न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो जो है वो चांसेस कम हो जाएंगे कि हम पे बीमारियां जो हैं वो कम जो है अटैक करेंगी, इन्फेक्शंस कम होंगे क्योंकि हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं, ठीक है। हम ज़्यादा थकावट का शिकार नहीं होंगे, एक्टिव रहेंगे। और चिल्ड्रंस भी जिनको फिर बैलेंस डाइट मिलती है उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है, ठीक है, फिज़िकली वो अच्छे होते हैं और जो है रेजिस्टेंट होते हैं डिजीज़ से। और जिनको नहीं मिलती उनके ग्रोथ के भी इश्यूज़ होते हैं और हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा जो हैं वो जन्म ले लेते हैं। अ पर्सन बैलेंस डाइट इज़ अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी, ठीक है, डिपेंड करता है कि उस बंदे की बॉडी को कितनी मिकदार में चाहिए, ठीक है। सेवरल फैक्टर्स, हाइट, वेट एंड यूजुअल फिजिकल एक्टिविटी डिवाइड नंबर ऑफ कैलोरीज टू पर्सन ऑफ ईच डे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ के चिल्ड्रंस को तकरीबन 2 से 8 साल के बच्चे को तकरीबन एक दिन के अंदर 1000 से 2000 कैलोरीज चाहिए होती। 9 से 13 साल के बच्चे को तकरीबन इतनी चाहिए, 1400 से 2600 तक कैलोरीज। और 14 से 30 साल की उम्र के लोगों को 1800 से 2000 तक तकरीबन कैलोरीज चाहिए होती हैं। बाकी 30 से ऊपर जो है वो 2000 से 3000 तक। तो ये डिपेंड करता है फर्दर फिर उस बंदे की एज क्या है, हाइट क्या है, ठीक है, वेट क्या है और उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग भी हो सकता है, लेकिन ये जस्ट एवरेज लिखी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ फूड पे। क्वालिटी इज़ अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस विच थिंग्स पर्सन। फूड क्वालिटी इज़ अ कम्प्लेक्स कंसेप्ट मेजर्ड बाय एग्जेक्टिव यूजिंग इंड्यूसिंग रिलेटिव टू द न्यूट्रिशनल, माइक्रोबियल एंड फिजियोकेमिकल एक्ट्रिसिस ऑफ फूड। यानी सारी खसूसियात देखना कि इस फूड की कि ये न्यूट्रिशनली कितना फिट है, ठीक है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, एनर्जी कितनी है, और फिर माइक्रोबायोलॉजिकली कैसा है, ठीक है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है। फिजियोकेमिकल उसकी देखना कि उसमें से स्मेल तो नहीं आ रही, उसकी अपीयरेंस कैसी है, ठीक है। तो इन सब को देखते हुए हम जब डिपेंड करते हैं कि कितना एक्सीलेंट है, कितना शानदार है, तो ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ फूड पे। ये सामने आपके एक बने हुए बुलेट पॉइंट में क्वालिटी को हम चेक करते हैं, सब्जेक्टिवली भी चेक करते हैं और ऑब्जेक्टिवली भी करते हैं। सब्जेक्टिवली हम कहते हैं कितनी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और फिर लोगों ने उससे क्या परसेप्शन बनाई है। ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या होते हैं कि इसकी प्रोडक्शन कैसे हुई है, ठीक है, कन्फर्मिटी इसकी क्या है। सो नेक्स्ट है जी मेंटेनेंस और मेन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ के बाद जो है उसको फिजिकली, केमिकली और माइक्रोबियली उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, और लास्ट में फिर जो है इसकी कहाँ तक अप्रोच है। फैक्टर्स दैट इफेक्ट फूड क्वालिटी, कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड्स,
कि उसकी कंपोजिशन क्या है, फिजिकली वो कैसा है, स्ट्रक्चरली कैसा है। टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग टेक्निक्स, देखते हैं कि प्रोसेस करने के लिए कौन सी टेक्निक्स बनाई गई हैं, ठीक है। उसको स्टोर करने के लिए कौन कौन से तरीके यूज़ किए गए हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग ये भी चेक किया जाता है कि उसकी एक्सपायरी डेट कब तक है, ठीक है, किस टेम्परेचर में उसको रखना है, कितने टाइम के लिए रखना है और किस तरह उसे रखना है। हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड, हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं रॉ मटेरियल एंड इंग्रेडिएंट्स से, ठीक है। अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करें तो जाहिर है उसकी जो है लाइफ की एग्जिस्टेंस जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। प्रोसेसिंग इम्प्योरिटी कंट्रोल्स ऑफ प्रोसेस पैरामीटर जो अच्छे अपनाएं ताकि हम अच्छी तरीके से जांच कर सकें कि उसका टाइम जो है वो कब तक मैनेज किया जा सकता है। एडोप्शन ऑफ प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के या फिर बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगोज़ हैं कि कौन कौन सी जो हैं वो काम कर रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक्स्ट्रा ही लिखा हुआ है, ठीक है। फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड, अब फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। लीगल स्टैंडर्ड्स हैं वो सेटअप किए हैं FSSAI ने, मैंडेटरी हैं जो कि तकरीबन हर किसी को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम रेट ऑफ एडिटिव परमिटेड, हम किसी भी खुराक के अंदर सिर्फ उतने ही एडिटिव्स ऐड कर सकते हैं जितनी परमिशन है। लीगल स्टैंडर्ड्स आर जनरली कंसर्न्ड विद लेक ऑफ एडल्ट्रेशन ड्यू टू एड्स, मोल्ड्स, यीस्ट एंड पेस्टिसाइड्स। कंपनी वॉलंटरी लेबल स्टैंडर्ड, ठीक है। आपको पता है जिस भी कंपनी का फूड हो उसके ऊपर लेबल लगता है, ठीक है। तो वो जो है होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। 3 ग्रेड होनी चाहिए और डिपेंड करता है उनकी क्वालिटी क्या है, तो फिर प्राइवेट कंपनी जो है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ करते हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो बिस्मार्क कंट्रोल करता है। वॉलंटरी स्टैंडर्ड यूज टू एस्टेब्लिश द गिवन लिक्विड्स एंड अकोमोडिटी, कितनी अकोमोडेशन उसे मिली है, फॉर एग्जांपल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट है कंज्यूमर ग्रेड स्टैंडर्ड, कि कंज्यूमर ने इसको कितना यूज़ किया, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ये एक एक्ट था जो 1986 में हुआ एक्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि अंडर मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसने किया इसको वेरीफाई। उसने कहा कि मेन ऑब्जेक्टिव इसका है बेटर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बाय, यानी जितनी अच्छी किसी चीज़ की क्वालिटी होगी उतना ही ज़्यादा उस लोग उसको ख़रीदेंगे और फिर उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी बायोलॉजिकली जो है कितनी अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की फूड के अंदर, ठीक है, जो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसको खाने के बाद। इट इज़ अफेक्टेड बाय केमिकल फॉर्म इंट्रैक्शंस विद अदर फूड कंपोनेंट्स एंड प्रोबेबली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू फूड दैट स्कोर्ड वेरी हाई इंक्लूडिंग ऑर्गन मीट्स, shellfish, small fish, dark leafy groceries or greens, goat, beef, egg, cow milk and cheese. A few things to say about data, organs, meat and bivalves were the highest scoring foods, यानी जिनके अंदर बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है, स्पेशली लीवर के अंदर होती है। A substance will only take effect if it can be absorbed by the body. So availability is the key to creating a supplement that deliver proven benefits. High bioavailability nears your body can easily absorb something. जितनी ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी हम उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी कैपेबल होगी कि उसे absorb कर सके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को। For example, vitamin C and iron. The effect of vitamin C on iron absorption is an example of the positive effect and neutral bioavailability. इन द गट, हमारी गट के अंदर, ठीक है, विटामिन सी कन्वर्ट नॉन हार्म आइकॉन लेस इजीली एब्जॉर्ब फ्रॉम आयरन इनटू अ मोर बायोअवेलेबल फॉर्म दैट बॉडी प्रेफर्स विच हेल्प एब्जॉर्प्शन। सो द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ROA द ड्रग डोज कैन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट बोथ द रेट एंड जो उन्होंने कहा कि जो बंदा ड्रग्स लेता है, ठीक है, उसके अंदर फिर लो हो जाती है बायोअवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट्स की। तो जितना ज़्यादा वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा उतनी ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो ये एक कर्व बनी हुई है जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि IV उसकी डोज़ क्या है और ABC डोज़ क्या है। बायोअवेलेबिलिटी इज इक्वल टू AUC ओरल और AUC इंट्रावेनस, यानी हम ओरली कितनी इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, खुराक की खा कितनी रहे हैं और उसमें से फिर कितने हमें बायो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और दूसरी इंट्रावेनस है यानी हम इंजेक्शंस के ज़रिए, ठीक है, ड्रग्स के ज़रिए या और बाकी चीज़ों के ज़रिए हम कितना जो है वो ले रहे हैं एनर्जी। अपीयरेंस किस तरह से हो सकती है न्यूट्रिएंट्स की, फ्रोज़न हो सकते हैं, पैक्ड, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आजकल फ्रोज़न फॉर्म में अवेलेबल हैं, पैक्ड में, जिन्हें हम घर ला के सिर्फ फ्राई करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल फ़ौरन आप बाहर के मुल्कों में जाएं तो वहाँ पे सब्ज़ियाँ, फल वगैरह ये सब कुछ भी फ्रोज़न फॉर्म में ही मिलती हैं आपको, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उनका टेक्सचर क्या है, लेस वाइब्रेंट है, किस तरह का कलर है और फिर वो फ्रेश है या नहीं है। नेक्स्ट टेक्सचर जो है वो भी डिपेंड करता है उसकी पैकेजिंग पे, फ्रोज़न पे जो इफ़ेक्ट करता है उसके डिफरेंट मेथड्स को कि किस तरह से स्टोर किया गया है। फ्रोज़न फूड्स मे बिकम सॉफ्टर एंड मशियर आफ्टर थर्इंग वाइल केम फूड मे बिकम सॉफ्टर और मोर ट्रेंड्स ड्यू टू द कुकिंग प्रोसेस यूज ड्रिंकिंग एंड कोल्ड।
नेक्स्ट फ्लेवर है, फ्लेवर ऑफ पैक्ड एंड फ्रोजन फूड्स कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय द प्रोसेसिंग मेथड यूज, फॉर एग्जांपल कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अमंग द, आपने देखा होगा ना कि अक्सर जो फूड जो हम स्टोर करके रख लेते हैं वेजिटेबल्स को या कुछ भी, फॉर एग्जांपल अगर हम घर में टमाटर ही ले आए, ठीक है, ज़्यादा मकदार में टमाटर ले आए तो अब हमने उनको फ्रीज़ कर लिया, क्योंकि वैसे तो अगर पड़े रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन फ्रीजिंग से जो है उसकी लाइफ जो है बढ़ जाती है, लेकिन फिर टेस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, टेक्स्चर भी उसका और थोड़ा सा टेस्ट भी जो है डिफरेंट हो जाता है। क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ पैक्ड एंड फ्रोजन फूड्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसिंग मेथड। अब डिपेंड करता है कि किस तरह से हमने उसे स्टोर किया है, ठीक है, किस प्रोसेस को यूज़ करते हुए उन्होंने स्टोर किया है जिनसे हमने बाय किया है, तो वो ही फिर इसको डिफ़ाइन करेगा कि उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। हमें ख़रीदते हुए उसके लेबल्स पढ़ लेने चाहिए गौर से, ताकि हम देख सकें कि उन्होंने इसके अंदर कितनी चीज़ें जो है वो ऐड की हुई हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए। फूड एडिटिव्स, दीज आर सब्सटेंसेज एडिड टू फूड टू प्रिजर्व फ्लेवर्स, ठीक है, फूड एडिटिव ऐड किए जाते हैं ताकि टेस्ट को बैलेंस रखा जा सके, अपीयरेंस को बैलेंस रखा जा सके, और जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं फूड की उनको जो है स्टेबल रखा जा सके। तो ये डिफरेंट हम तरीके यूज़ करते हैं प्रिजर्व को फूड करने के लिए। विनेगर, सिरका यूज़ किया जाता है, नमक यूज़ करते हैं, धुआं समटाइम यूज़ करते हैं, और चीनी भी यूज़ की जाती है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। This allows for long-lasting food such as bacon, sweets, and wine. High fructose can syrup, sodium nitrate are examples, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट भी यूज़ किया जाता है, और फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो है वो भी यूज़ किया जाता है। फ्रूट प्रिजर्वेटिव्स हैं, इट इंक्लूड प्रोसेस दैट मेक फूड मोर रेजिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बचाता है कि फ़ूड को जो है जल्दी उसके ऊपर बैक्टीरिया अटैक ना करे, वायरस ना लगे, ठीक है, फंजाई ना लग जाए, अक्सर फूड जो है लग जाती है ना उसे, लेकिन जब हम फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं तो ये स्लो डाउन कर देते हैं डिकम्पोजिशन को और एसिडिफिकेशन को, ठीक है, जिससे फूड की जो है वो लाइटबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसके एग्जांपल्स हैं बेंजोएट्स, सल्फेट्स, प्रोपेनिएट्स, नाइट्रेट्स एंड सोर्बेट्स। सो ये सब कुछ आपको पता है कि आर्टिफिशियली किया जाता है, ठीक है, विनेगर भी इसके एग्जांपल है। एंटीऑक्सीडेंट्स, दीज आर कंपाउंड्स दैट इनहिबिट ऑक्सीडेशन एंड केमिकल रिएक्शन दैट कैन प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि फूड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम से कम हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी कम होगी उतने ज़्यादा कम उसके ऊपर अटैक करेंगे सारे बैक्टीरिया वगैरह, और जितने ज़्यादा बैक्टीरिया कम होंगे उतनी ज़्यादा जो फूड है चांसेस हमारे पास कम होंगे कि फूड जो है ख़राब हो। नेक्स्ट पॉइंट है फूड डिटेरियोरेशन एंड इट्स कंट्रोल, कि फ़ूड को हम किस तरह ख़राब होने से बचा सकते हैं, ठीक है, और फिर उसका कंट्रोल क्या है। All it is the stage of which it is still eatable for living being, still in consumable state. It is one step before the food spoilage. Once the food is spoiled, it's not suitable to consume. यानी फूड डिटेरियोरेशन वो कह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन है कि जब फूड ख़राब होना तो शुरू हो गया, लेकिन फिर भी अभी इस तरह की हालत में है कि हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ख़राब होने से पहले की समझ लें आप एक स्टेज। कोजेज़ ऑफ फूड डिटेरियोरेशन की वजह क्या हो सकती है, एक्सटर्नल कोजेज़ हो सकते हैं, इंटरनल कोजेज़। एक्सटर्नल कोजेज़ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इसके ऊपर आके अटैक कर दिया। वो किसी वजह से हो सकता है कि जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर था हमने उस टेम्परेचर में उस खुराक को नहीं रखा इतने टाइम के लिए, टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है, या फिर सूरज की छाएँ उसके ऊपर पड़ती रहीं, ठीक है, ह्यूमिडिटी और वर्मिंग जो है रोडेंट्स वगैरह का उसके ऊपर अटैक हो गया। इंटरनल कोजेज़ के अंदर केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है, एंजाइम कैटालिसिस इंक्रीज़ हो सकती है, और फ्लेवर चेंज उसका हो सकता है कि हमने कोई चीज़ खाई तो हमें उसका फ्लेवर जो है वो चेंज लग रहा है, डिस्कलरेशन, कलर उसका चेंज होने लगता है। जैसे ब्रेड अगर हम रखते हैं फ्रिज के अंदर, ठीक है, तो उसका कलर भी चेंज होने लग जाता है, तो सम टाइम जो है उस पर फंजाई भी लग जाती है। टेक्सचरल चेंजेस होती हैं, लॉस ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू, तो जाहिर है जब फूड स्पॉइल होना, ख़राब होना शुरू हुआ है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी तो इफेक्ट हुई ना। डिटोरिएशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो होती है ये क्या करती है, लुक भी चेंज कर देती है फूड का, कंसिस्टेंसी, फ्लेवर एंड ऑर्डर ऑफ फूड, स्मेल भी फिर गंदी आती है। ये किस वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, ईस्ट की वजह से। बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, फूड को स्पॉइल कर देता है, लाइक लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, किसकी वजह से, लैक्टोबैसिलस, ल्यूनोस्टॉक एंड लाइपोलाइसिस, सोडोमोनास, एल्कलेजिनस, सीरेशिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। एंजाइमेटिक स्पॉइलेज, एंजाइम्स की वजह से जो ख़राबी होती है फूड में वो होती है, और वो एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट अटैक करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फूड जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस उसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा पक जाते हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो ख़राब होने लगते हैं। जैसे केला है, केला ज़्यादा दिन फ्रिज में पड़ा रहे, 3-4 दिन से ज़्यादा, समटाइम 2 दिन से ज़्यादा पक जाता है ना। पहले तो अगर ठीक पड़ा हुआ है, बिल्कुल फ्रेश है, तो 2-3 दिन के बाद देखेंगे तो वो बिल्कुल पक जाता है और सॉफ्ट सा हो जाता है, कलर भी उसका चेंज हो जाता है। ये एंजाइमेटिक स्पॉइलेज की वजह से होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिटेरियोरेशन एंड स्पॉइलेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या, भी आपको बताया कि डिटेरियोरेशन समझ लें कि ख़राब, स्पॉइल का मतलब है कि ख़राब हो गया है, अब वो यूज़ काबिल इस्तेमाल नहीं है, लेकिन डिटेरियोरेशन में ख़राब होना शुरू तो हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसे समहाउ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
डिटोरेशन इज़ दैट स्टेज ऑफ फूड स्पॉइलेज एट विच इट कैन बी ईटेबल बाय ह्यूमंस एंड विल कॉज नो हार्म, लेकिन खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। वेल स्पॉइलेज फूड, लेकिन अगर फूड ख़राब हो गया उसे खाएंगे तो फिर जाहिर है उससे हमें कुछ भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है या कोई और रिएक्शन हो सकता है। Signs of spoilage on fruits and vegetables are mold, a soft and mushy consistency, a bad smell. Low risk food can also spoil. For example, baked good may develop a white or green mold. नेक्स्ट है फूड एट हाई रिस्क। हाई रिस्क पे कौन से फूड्स हैं, ठीक है, जो डिटेरिएट हो सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, आपको पता है दही जो है वो 1-2 दिन से ज़्यादा पड़ी रहे तो वो खट्टी खट्टी होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर क्या होता है, इंजाइमेटिक एक्शन होने लग जाते हैं। दूध को आप रख दें 1 दिन के लिए या फिर जैसे गर्मी का मौसम है 1-2 घंटे के लिए बाहर पड़ा रहे तो ख़राब हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा इफेक्ट होता है कि मतलब लाइबिलिटी होती है वो ख़राब हो जाए। अंडे, ठीक है, जैसे गर्मी का मौसम, अंडे अगर आप बाहर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखें वो ख़राब हो जाएंगे। गोश्त भी, ठीक है, पोल्ट्री की चीज़ें जितनी हैं, फ़िश, सी फूड। राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईटन फूड ऑन द प्लानट, ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली खुराक क्या है, चावल। एंड इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ हाई रिस्क फूड व्हेन इट कम्स टू फूड पॉइजनिंग, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रीज़न भी फूड पॉइजनिंग का यही है। इट कैन बिकम कंटेमिनेटेड विद बेसिलस, क्यों, इसका रीज़न ये क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो है बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं बैक्टीरियाज, जैसे जिसके एग्जांपल है बेसिलस कैंसेस विच कैन इनिशियली इन्फेक्ट एंड लिव इन अनकुक्ड राइस ऑन स्पोर्ट्स, ठीक है, अनकुक्ड फूड के ऊपर जो है जल्दी अटैक करता है ये। तो अगर हमने वही पका लिए या खा लिए तो फिर जाहिर है हम बीमार तो हो गए। हाउ टू प्रिवेंट डिटेरियोरेशन, हम किस तरह बचा सकते हैं खुराक को कि वो डिटेरियोरेट होने से बच सके। कीप मीट अनकट, ठीक है, एंड रैप्ड अनटिल रेडी टू ईट, हमें चाहिए कि बार बार हाथ ना मारें उसके अंदर, ठीक है, गोश्त वगैरह के अंदर, और उसे अच्छे से रैप करके रखें तब तक जब तक हम उसे खा नहीं लेते। इवनली प्लेस फूड आइटम्स ऑन द शेल्फ्स, ठीक है, अच्छी तरीके से उसे जितना रूम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ठंडी जगह पर रखने वाली चीज़ है तो ठंडी जगह पर रखें, गर्म चीज़ पर रखने वाली तो गर्म करके रखें, ठीक है, ढक्कन दे के रखें, ऊपर कवर करके रखें, ठीक है। अवॉइड करें कि बार बार जो है उसको ना धोते फिरें, ठीक है। और हॉट फूड आइटम्स जो हैं उनको हमें ठंडी जगह पे रखना चाहिए। फ्रीज स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ फूड एट अ टाइम, अगर हम कोई चीज़ रखना चाहते हैं फ्रीज़ करने के लिए तो हमें उतनी रखना चाहिए ताकि जितनी हम थोड़े दिनों के अंदर यूज़ कर लेंगे, ये नहीं कि ज़्यादा सारी स्टोर करके रख लें तो जाहिर है बाद में थोड़े दिनों के बाद जब यूज़ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो उसका टेस्ट तो चेंज होता जाएगा। स्टोर वॉश फ्रेश हर्ब्स इन जिप लॉक बैग्स, और अगर हम कोई चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि वॉश करें अच्छी तरह से और फिर फ्रेश जो है जड़ी बूटियाँ या फिर जैसे बंद गोभी हो गई, ठीक है, पालक हो गई, इस तरह की चीज़ों को फिर हम जिप लॉक बैग्स के अंदर रखें ताकि जो है ऑक्सीजन उसके अंदर ना आ जाए। कीप फ्रीक्वेंटली यूज आइटम्स एट द फ्रंट, तो जो चीज़ें हम चाहते हैं कि हमने पहले यूज़ करनी है उनको हम आगे रखें और बाकियों को पीछे, ठीक है, या कहीं पे और रखें सेपरेट। ये नहीं कि अगर हमने एक ही चीज़ में एक ही बैग में 3-4 चीज़ें रखी हैं तो उसे बार बार खोलें बंद करें तो जाहिर है इस तरह ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, और जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो फिर बैक्टीरिया वगैरह के जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, ठीक है, एनालिसिस के, इन सब के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। हाउ लॉन्ग कैन यू प्रिजर्व फूड इन फ्रिज, फ्रिज के अंदर हम कितनी देर तक फूड को जो है प्रिजर्व करके महफूज करके रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू FDA, ठीक है, फूड कोड, ऑल पेरिशेबल फूड दैट आर ओपन और प्रिपेयर्ड शुड बी थ्रोन आउट आफ्टर 7 days, उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर तकरीबन हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए मैक्सिमम। नो लेफ्ट ओवर शुड सर्वाइव इन योर फ्रिज फॉर लेयर्स दैन दैट, सम फूड शुड बी इवन बी थ्रोन अवे बिफोर 7 days मार्क, उन्होंने कहा है कि वो चीज़ें जो हमने ओपन रखी हैं या फिर पका के रखी हुई हैं तकरीबन 7 दिन के अंदर, ये भी मैक्सिमम है, ठीक है, मिनिमम नहीं बल्कि मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 7 दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, जो डिटेरियोरेटेड फूड, इसके नुकसान क्या हैं कि अगर हम डिटेरियोरेटेड फूड को जो खा लेते हैं, ठीक है, ऑल्सो सम डिटेरियोरेटेड फूड्स में बी कंज्यूम्ड विदाउट कॉजिंग हार्म, उन्होंने कहा कि मोस्टली जो है 90% अगर हम उन्हें खा भी लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कुछ जो हैं वो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, और सीरियस हेल्थ हमें कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, लार्वा एंड फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज। नेक्स्ट जो है हमारी आउटलाइन का टॉपिक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट आउटलाइन, तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट हम इसे कवर करेंगे। सो आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फूड साइंसेस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड एवरी concept you master takes you one step closer to your goal. So this is the competitive scholar guiding you through every challenge of your life and the cycle of preparing you for competitive exam. See you in the next video. Allah Hafiz.